नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं और आप देखिए बुलेट की रफ्तार से खबरें। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में हमारे 24 रिपोर्टर लेके तैयार हैं पिछले 24 घंटे की सारी बड़ी खबरें। इस वक्त की बड़ी खबरें हैं महंगाई के मोर्चे से। मोदी सरकार भी महंगाई के कुचक्र में फंस गई है। सरकार ने इससे निपटने के लिए जमाखोरी पर कार्रवाई की बात की है। इसके अलावा दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने की जुगत में लग गई है बीजेपी। सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी टूटने वाली है? इसके अलावा तीसरी बड़ी तस्वीर, बांग्लादेश में भारत ने सिर्फ 105 रन बनाए और बावजूद उसके मैच जीत लिया। स्टुअर्ट बिनी 6 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बढ़ती महंगाई से मोदी सरकार परेशान। 22 चीजों और जमाखोरों पर रखेगी कड़ी नजर। बाजार में आएगा बड़ी मात्रा में चावल। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पर सरकार नजर रख रही है। तो राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो फ्रूट और वेजिटेबल केवल मंडियों के माध्यम से जाता था, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि उसको डीलिस्ट करें ताकि खुले बाजार में भी जा सके। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। चावल बड़ी मात्रा में बाजार के अंदर रिलीज किया जाएगा। दालों का और एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल का संबंध है। राज्यों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी कि कभी भी अपने राज्य में वो इसकी कमी महसूस करें तो इसको डायरेक्टली बाहर से मंगवा सकते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई कम करने की बात की थी, लेकिन अभी इसके उल्टा ही हो रहा है। फिलहाल महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में खाने पीने की चीजों के दाम जमाखोरी की वजह से बढ़ रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वित्त मंत्री जेटली के मुताबिक खाने पीने की चीजों के अलावा ईंधन और बिजली की दरों में इजाफा भी देश की बढ़ती महंगाई के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मई 2014 में महंगाई दर बढ़कर 6.01% पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये दर 4.58% थी। जेटली ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार महंगाई को काबू करने और विकास दर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। We are a sensitive government. We do understand that the common man has suffered for a very, very long time under the UPA government. Unfortunately, there is no immediate prescription, or you can say like a Maggi noodle 2 minutes prescription that inflation can be brought down. We are working towards it. बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी सरकार पहले महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगी रहती थी, आज उसके सुर बदले हुए हैं। ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही उन लोगों के स्वर और सुर एकदम से बदल गए। पहले अच्छे दिन की लोगों को वायदा करा, अब उससे बच के निकलने की कोशिश करी जा रही है। कांग्रेस की टिप्पणी अरुण जेटली के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें जेटली ने खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ने के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकारों से उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। नासिक के प्याज व्यापारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल वापस ले ली है। उन्होंने सरकार को 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। प्याज की सबसे ज्यादा फसल महाराष्ट्र के नासिक जिले में होती है। नासिक के व्यापारियों ने मजदूरों के पैसे बढ़ाने की मांग के विरोध में प्याज की खरीदी बिक्री रोक दी थी, जिसकी वजह देश भर में प्याज महंगा होने लगा था। नासिक की मंडी में प्याज तौलने की मौजूदा दर 2 रुपए 86 पैसे प्रति 100 किलो है। मजदूर इसे बढ़ाकर 3 रुपए 68 पैसे करने की मांग कर रहा है। ये मामला पिछले 4 साल से कोर्ट में है। प्याज व्यापारियों की हड़ताल खत्म होने पर अब प्याज की कीमतें काबू में आने की उम्मीद है।
पिछले कई दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और दक्षिण तटीय गुजरात में दस्तक दे दी है। मानसून दक्षिणी गुजरात के अलावा तटीय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम में सक्रिय हो गया है। तटीय इलाकों में तो मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मध्य और पूर्व की ओर ये कमजोर पड़ता जा रहा है। हालांकि अगर मानसून सामान्य रहता तो अब तक पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी यूपी तक पहुंच जाना चाहिए था। पूर्वी भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ सभी जगह मानसून आ चुका है और सब हिमालयन तक मानसून पहुंचा है, लेकिन अभी मानसून उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल के ये जो इलाके हैं यहाँ अभी नहीं आया। अगले 3-4 दिनों में मानसून के बिहार, झारखंड और उड़ीसा में दस्तक देने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली में मानसून के 1 जुलाई से पहले पहुँचने की उम्मीद नहीं है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार अपने कर्ज का मैनेजमेंट खुद करना चाहती है तो आरबीआई उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी। मुंबई में बैंक अधिकारियों के एक कार्यक्रम के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के कर्जों का मैनेजमेंट करना रिजर्व बैंक का काम रहा है, लेकिन अगर सरकार ये काम खुद अपने हाथों में लेना चाहेगी तो रिजर्व बैंक को उसमें कोई एतराज नहीं होगा। रघुराम राजन ने ये भी सुझाव दिया है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो वो आरबीआई के अधिकारियों को डेपुटेशन पर रखकर उनकी मदद ले सकती है। क्या दिल्ली में बिना चुनावों के भी सरकार बन सकती है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी भी अब खुलकर मान रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से उसकी बातचीत चल रही है। बीजेपी की मान्यता स्पष्ट है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अगर कोई आता है तो बातचीत तो सबसे की जाएगी, लेकिन अभी सरकार बनाना नहीं बनाना ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। आज हम प्रधानमंत्री हमारे हैं, गृह मंत्री हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरुण जी हैं, इन सबसे बात करेंगे। उसके बाद क्या फाइनल होता है उस सेप पर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी उसके 8 विधायकों के संपर्क में है और उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि उस दौरान बीजेपी ने इस बात से साफ इनकार किया था। बीजेपी की सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं सर, वो दोनों एक ही चीज है, वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी ने उनको पैदा करा, उनको कोशिश करी कि वो आगे बढ़े, अब वो उन्हीं की घाट खोल रहे हैं, उन्हीं में परेशानी पैदा हो रही है। तो वो यहाँ रहे या वहाँ रहे बराबर है, हमें नहीं फर्क पड़ता। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गुम हो गए हैं। हैरान मत होइए, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पीछे लगे हुए पटपड़गंज और मयूरविहार इलाके में जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बात कह रहे हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया को गुमशुदा होने की बात लिखी गई है। पोस्टर में ये लिखा गया है कि वो 8 दिसंबर 2013 से पटपड़गंज विधानसभा से लापता है। जिसने ये पोस्टर छपवाया है उसका नाम अजय वालिया लिखा गया है और उसने अपने नाम के आगे आम आदमी भी लिखा हुआ है। आपको बता दें कि पटपड़गंज जो है वो मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ जन शिकायतों को लेकर कुछ ऐसा ही अभियान छेड़ा था और अब इसी हथियार को उनके खिलाफ कुछ और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक और कर्नाटका के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने अपने इस्तीफे के खबरों को गलत बताया। गवर्नर सर, हैव यू रिजाइन्ड? Sir, I have not resigned, but who has created this news? आप राष्ट्रपति से मिले और एक राष्ट्रपति से जब गवर्नर मिलते हैं रिजाइन करने के लिए मिलते हैं। मतलब सर मान सकते हैं कि टोटली फॉल्स है ये खबर? राष्ट्रपति हमारा फ्रेंड है, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? क्यों, कारण क्या है? अपना रिजाइन दे रहे हैं क्या कह के सर? अरे मुझे कोई नहीं मालूम, मुझे किसी ने ना कहा है ना मैं दूंगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोट मिला, कोई लेटर कुछ नहीं मिला होम मिनिस्ट्री। पहले खबरें आई थी कि यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी के साथ साथ हंसराज भारद्वाज और जेबी पटनायक ने भी अपने इस्तीफे राष्ट्रपति को सौंप दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने साफ कर दिया है कि अगर उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा तब भी वो पद नहीं छोड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक शीला दीक्षित का कहना है कि इस्तीफा मांगने में बदले की कार्रवाई छलकती है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2010 का आदेश भी है। इस बारे में पूछे जाने पर शीला दीक्षित ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं होते, लिहाजा उन्हें सिर्फ भरोसा खो देने के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार में ऐसे किसी भी अफसर को मंत्रियों के निजी सचिव या ओएसडी नहीं बनाए जाएंगे जो पिछली यूपीए सरकार में मंत्रियों के ओएसडी या निजी सचिव थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके बारे में नए दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 10 जून को ऐसे 42 आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश दिए थे
जो पिछली सरकार में मंत्रियों के निजी सचिव या ओएसडी थे। इनमें हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव बनाए गए आलोक सिंह भी शामिल हैं। आलोक सिंह इससे पहले यूपीए सरकार में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के निजी सचिव रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कम से कम ऐसे 9 अफसरों पर गाज गिरने वाली है जो पिछली सरकार में मंत्रियों के निजी सचिव या ओएसडी के तौर पर काम कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद एलटीसी घोटाले में सीबीआई ने आज बसपा सांसद ब्रजेश पाठक से घंटों पूछताछ की। पाठक समेत 6 सांसदों के निवास पर सीबीआई ने पिछले सप्ताह छापेमारी की थी। सीबीआई के मुताबिक बसपा सांसद ब्रजेश पाठक को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। पाठक पर आरोप है कि उन्होंने 8 बार फर्जी एलटीसी बिल जमा किए और मात्र 10,000 रुपए के हवाई टिकट खरीदकर एलटीसी के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की। सीबीआई ने इस मामले में सोमवार को टीएमसी सांसद डी बंदोपाध्याय से भी पूछताछ की थी। सीबीआई इस मामले की जांच की अगली कड़ी में एक वर्तमान सांसद और 3 पूर्व सांसदों से पूछताछ करने जा रही है। देश भर में ई रिक्शा चालकों के आ गए हैं अच्छे दिन। मोदी सरकार ने ई रिक्शा को दे दी है हरी झंडी। दिल्ली के रामलीला मैदान में ई रिक्शा चलाने वालों की रैली में पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 650 वॉट बैटरी वाले रिक्शे के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वैट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ई रिक्शा दिल्ली के लोगों के लिए सहूलियत तो साबित हो रहे थे, लेकिन यातायात के लिए एक बड़ी समस्या भी बने हुए थे। ऐसे में लाइसेंस मुक्त करने के ऐलान से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था और भी खराब होने की आशंका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जेल में बंद बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। एलके आडवाणी ने आज झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। पिछले महीने बिजली को लेकर आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद से यशवंत सिन्हा जेल में हैं। यशवंत सिन्हा इस मामले में जमानत लेने से इनकार कर चुके हैं। जमानत न लेने की वजह से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। यूपी के सीतापुर में आम के पेड़ पर पति पत्नी के शव लटके मिलने के बाद मच गई है सनसनी। सीतापुर के मूसेपुर गांव में एक दंपति का शव इसी आम के पेड़ पर लटका हुआ था। बताया जा रहा है कि जमीन के मामले को लेकर गांव के दबंगों से इनका मुकदमा चल रहा है। मृतक के घर वालों का आरोप है कि दोनों की हत्या की गई है और पेड़ से लटका कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस केस दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यूपी में कानून व्यवस्था अब अखिलेश सरकार के लिए सचमुच में एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे लगता नहीं कि इस पर लगाम लगाना फिलहाल मुमकिन हो पाएगा। कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल राज्यों में गिने जाने वाले गुजरात में भी महिलाओं के खिलाफ शुरू हो गए अपराध। यहाँ 15 साल की एक नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सायला कस्बे में 15 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। लड़की को जलाने का आरोप उसके दबंग पड़ोसी मोती पर है। बताया जा रहा है कि मामूली सी तकरार के बाद मोती के परिवार के 10 लोगों ने उनके घर में घुसकर हमला बोल दिया। लड़की की मां और भाई तो भाग निकले, लेकिन आरोप है कि लड़की हेतल को केरोसिन डालकर जला दिया गया। लड़की 85% जल चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने साबित कर दिया है कि अब गुजरात भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाली गुजरात पुलिस पर लग गया है सवालिया निशान। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर झगड़ रहे गुजरात की रेलवे पुलिस के 2 जवानों की हरकतों से हर कोई है हैरान। ये तस्वीरें अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात गुजरात पुलिस के जवान एक दूसरे से मारपीट करने लगे। एक दूसरे पर लात घूसे, थप्पड़ और डंडे बरसाते दोनों जवान दलपत और ईश्वर हैं। दोनों को प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया था, जिससे कोई आपस में झगड़े नहीं और ना ही कोई अपराध हो, लेकिन ये खुद ही घंटों मारपीट करते रहे, बिना ये सोचे कि सैकड़ों लोग उनकी इन हरकतों को देखकर क्या कहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक टूरिस्ट बस के खाई में गिरने से 12 के करीब श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा घायल। सिरमौर जिले के मधार घाट में श्रद्धालुओं से भरी बस गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बस रेणुका जी से वापस देहरादून जा रही थी। बताया जा रहा है कि एक मोड़ पर सड़क टूटी हुई थी, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर 200 फीट खाई में गिर गई। इस हादसे के 2 घंटे बाद क्रेन पहुंची। जाहिर है कि अगर सिरमौर जिला प्रशासन ने थोड़ी चुस्ती दिखाई होती तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
गाजियाबाद के कौसाम्बी बस डिपो पर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। बस डिपो के कर्मचारियों के मुताबिक हंगामा करने वाले लोग मासिक पास पर चलने वाले यात्री थे। ये तस्वीरें गाजियाबाद के कौसाम्बी बस डिपो की है, जहां कुछ लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को भी पीटा। कर्मचारियों के मुताबिक मासिक पास पर चलने वाले यात्रियों ने बस के चलने में देरी होने पर हंगामा खड़ा कर दिया। पथराव करा, हमारी गाड़ी तोड़फोड़ कर दी और टाइम पर ड्यूटी पूरी हो गई और जबरदस्ती कर रहे हैं ले जाने के लिए। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस से बार बार कहने पर भी पुलिस ने उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच हो सकती है सुलह, जिसके बाद प्रीति किंग्स 11 पंजाब में अपनी हिस्सेदारी बेचकर अमेरिका शिफ्ट हो सकती है। द टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक प्रीति और नेस के बीच सुलह की कोशिशों का दावा मुंबई के एक वकील ने किया है, जो दोनों के करीबी हैं। हालांकि वाडिया ग्रुप के सूत्रों और प्रीति के वकील ने इससे इनकार किया है। प्रीति जिंटा की एक दोस्त के मुताबिक प्रीति लॉस एंजल्स में प्रॉपर्टी खरीद चुकी है। कम स्कोर वाले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 47 रनों से हरा दिया। भारत के जीत के हीरो रहे स्टुअर्ट बिन्नी, जिन्होंने सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट लिए। बारिश की वजह से मीरपुर के दूसरे वनडे को 41 ओवर का कर दिया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 26वें ओवर में सिर्फ 105 रन बनाकर आउट हो गई। सबसे ज्यादा 27 रन कप्तान सुरेश रैना ने बनाए। बांग्लादेश के ताकसिन अहमद ने अपने पहले मैच में ही 28 रन देकर 5 विकेट लिए। जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने टिकने का मौका ही नहीं दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम 18वें ओवर में 58 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से स्टुअर्ट बिन्नी ने 4 ओवर और 4 गेंदों में 4 रन देकर 6 विकेट लिए। मोहित शर्मा ने 22 रन देकर 4 विकेट लिए। ये मैच वनडे इतिहास में सबसे कम स्कोर वाले मैचों में से एक था। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल से मुकाबले में जीत गया जर्मनी। पुर्तगाल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस मैच में कोई कमाल नहीं दिखा सके। मुलर की हैट्रिक के आगे रोनाल्डो की कोई ट्रिक नहीं चली। इस बड़ी टक्कर से पहले माना जा रहा था कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रोनाल्डो जर्मनी के खिलाफ जीत दिलाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बाजी मार गए जर्मनी के मुलर, जिनके तेज तर्रार खेल के आगे पुर्तगाल की टीम ने घुटने टेक दिए। मुलर की खेल के दम पर जर्मनी ने 2014 विश्व कप की शुरुआत 4-0 की जबरदस्त जीत के साथ की। वहीं रोनाल्डो की फेल रहने की वजह से पुर्तगाल की टीम पस्त हो गई। शेयर बाजार में आज अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स करीब 331 अंक ऊपर 25,521 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी करीब 98 अंक ऊपर चढ़कर 7,632 पर बंद हुआ। कारोबार के आखिरी घंटे में बैंकों, कैपिटल गुड्स, कच्चे तेल और मेटल से जुड़े कारोबारों के कंपनियों के शेयर में काफी तेज उछाल देखने को मिला। इराक में आईएसआईएल चरमपंथियों का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बड़े शहरों में आतंकियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। सुन्नी चरमपंथियों ने इराक के उत्तर में स्थित तल अफज शहर पर कब्जा कर लिया है। तल अफज सरकार और चरमपंथियों के कब्जे वाले इलाके के बीच का शहर है। अब ये राजधानी बगदाद पर भी कब्जा करने की कोशिश में है। हालात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। रोज वहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इस बीच भारत सरकार इराक के हालात पर नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों को इराक न जाने की सलाह भी दी है।